Good evening, everyone. Today we are going to discuss the chapter 22nd in our NCERT Biology Part 1, that is Chemical Coordination and Integration. और इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ हैं जो हमें डायरेक्टली लर्न करनी है और मेमोराइज करनी है, समझना भी है साथ ही साथ। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा प्राइम टारगेट है, जो मैंने पहले से यहाँ पर लिख कर रखा है कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी पार्ट इन नीट। अगर आपका 360 आउट ऑफ 360 आता है नीट के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्शियस आपको इतना पुश करेगा कि आप अराउंड 120 100 प्लस स्कोर कर लोगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, अगर आपकी इस लेवल की प्रिपरेशन है बायोलॉजी की। तो अगर आप मान लो 360 आपको आ गया बायोलॉजी में, 360 ना भी आएगा तो आप समझो 350 आएगा, 345 340 प्लस आएगा, आप उस कंडीशन में आप समझो कि आपको ऑलमोस्ट हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगी 580 मार्क्स तक में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। वन सेकेंड। यस, तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग को यहाँ पर देखना है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में इज दैट व्हाई इज दिस एंडोक्राइन सिस्टम नीडेड इन आवर बॉडी। हमारे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन है। हम जब न्यूरल सिस्टम पढ़ रहे थे तो ये आपने अगर पहले पढ़ा होगा अपने से तो ये देखा होगा कि ये कोऑर्डिनेशन हमारा न्यूरल सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। देन व्हाई डू वी एक्चुअली नीड दिस एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लेस। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बॉडी के। जॉइंटली रेगुलेट बॉडी फिजियोलॉजी। और ऐसा क्यों है, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि इज द न्यूरल सिस्टम नॉट केपेबल इनफ टू रेगुलेट ऑल द सिस्टम, ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, तो ये कहना सही होगा इसलिए क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो हमारा न्यूरल सिस्टम का एक जो नर्व फाइबर होता है, नर्व फाइबर जो होते हैं दे डू नॉट इनर्वेट बिटवीन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी जो नर्व फाइबर होते हैं वो हमारे बॉडी के एवरी सेल तक तो रीच कर नहीं पाते हैं, लेकिन हर बॉडी के हर सेल में जो मिलियन एंड मिलियन सेल्स हैं सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए, रेगुलेट करने के लिए हर सेल को तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए सिस्टम तो चाहिए। तो जो काम नर्व फाइबर बिकॉज हर सेल में वो इनर्वेट नहीं कर पाते हैं, तो वो काम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं और ये जॉइंटली ये दोनों मिलकर के हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को पूरे रेगुलेट करते हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमें हॉर्मोन्स की डेफिनेशन लिखनी है कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू वर्क करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू वर्क करता है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स is known as hormones. Is known as hormones. आपको ये याद रखना है कि हॉर्मोन्स क्या है। तो ये ऐसा जनरल बोलने के लिए हम कह सकते हैं कि सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज हॉर्मोन्स। ओके, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनमें डक्ट नहीं होता है। अभी मैं क्या करता हूं, ये बहुत सारा मिक्सअप हो रहा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया है, तो मैं इसको पॉइंट वाइज इसको तोड़ देता हूं। यहां से एंडोक्राइन शुरू हुआ, ये पहला पॉइंट आप लिख लेना कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, डायरेक्टली यही लिख लेना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ These glands, endocrine glands are known as hormones. बट अब क्या ऐसा है कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही जो है हमारे वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। स्पेशल ऑर्गन्स, some organs in our body also secrete hormones to regulate the body physiology. और मैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। ऑर्गन्स अदर देन, ये एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ई ग्लैंड्स, अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सीक्रेट हार्मोन। ये मैंने यहां पर इस टाइप से करके लिखा है।
ई ग्लैंड्स में कई जगह पे लिख दूंगा या ई एस लिख दूंगा कई जगह पर, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम होगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही हम लोग को बेसिकली एंडोक्राइन के बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं जो अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, वो है लिवर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब तो आप समझ ही होंगे, मतलब वो ट्रैक जो पेट और इंटेस्टाइन को मिक्स करके मिला करके जो एक ट्रैक्ट बना हुआ है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा थर्ड है यहाँ पर दिया हुआ वो है हमारा हार्ट, और जो हमारा फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है वो है किडनी। ये कुछ ऑर्गन्स हैं अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो विच आल्सो सीक्रेट हार्मोन्स। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये सब भी सीक्रेट करते हैं। हम लोग को पढ़ना भी है लास्ट में कि कौन कौन से ये ऑर्गन्स कौन कौन से ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स। एएनएफ में जैसे हार्ट में निकलता है एड्रिनल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, वो एक हार्मोन है जो हार्ट सीक्रेट करता है। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे जल्दी से बढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस देखते हैं और पिट्यूटरी देखते हैं। इस वीडियो को मैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तक ही रखूंगा क्योंकि देयर आर अ नंबर ऑफ हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और हम लोग एक बार उसका फंक्शन अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हम लोग थाइमस, पीनियल, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, ओवरीज एंड टेस्टिस ये सारा कुछ कर लेंगे। तो अगर ये हो गया है तो मैं इसको भी ये इरेज कर देता हूँ इस बोर्ड से। हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमस की लोकेशन जाननी है। सबसे फर्स्ट हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट आता है वो है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। सबसे पहले तो हमें इसकी लोकेशन जाननी है। इसकी लोकेशन क्या होती है? तो हमारे बुक में लिखा हुआ है इट इज लोकेटेड एट द बेसल पार्ट ऑफ द डेंसिफेलॉन। बेसल पार्ट ऑफ डेंसिफेलॉन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि डेंसिफेलॉन क्या है एक्चुअली। ये वो पार्ट है जो आपके फोर ब्रेन को लिंक करता है आपके मिड ब्रेन से, ठीक है। फोर ब्रेन को लिंक करता है, वो इसके बीचों बीच होता है एक तरह से आप कह सकते हैं। इसीलिए उसको एक और नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पुराने लिटरेचर को देखें तो हम ये देखेंगे कि इसको बहुत जगह पर ट्वीन ब्रेन भी कहा जाता है। इन बिटवीन होता है क्योंकि, तो ट्वीन ब्रेन भी कहा जाता है, या फिर तो इसको कहीं कहीं पर इंटर ब्रेन भी कहा जाता है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? बेसल पार्ट ऑफ द इंटर ब्रेन, या बेसल पार्ट ऑफ द डेंसिफेलॉन, या बेसल पार्ट ऑफ द ट्वीन ब्रेन। आप ये तीनों याद रख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में आप एक चीज जान लीजिए कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं ये दो तरह के एक्चुअली होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो रिलीजिंग हार्मोन्स कहलाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स। मैं बताऊंगा इनका क्या मतलब है रिलीजिंग हार्मोन्स का। और एक होते हैं हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन्स। एक चीज आपको याद करके रखना है यहाँ पर कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का जो भी एक्शन होता है वो पिट्यूटरी में काफी ज्यादा होता है। तो रिलीजिंग हार्मोन आपको ये याद रख लेना कि हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो पिट्यूटरी को ये मैसेज सेंड करते हैं, या ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो पिट्यूटरी को ये मैसेज सेंड करे कि पिट्यूटरी अपने किसी ना किसी हार्मोन को और ज्यादा सिक्रीट करे, सिक्रीशन बढ़ाए, रिलीज करे, ठीक है। तो मतलब ये वो हार्मोन्स हैं जो गाइड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू सिक्रीट और रिलीज पिट्यूटरी हार्मोन। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं ये वो हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये गाइड करते हैं कि जो पिट्यूटरी का सिक्रीशन हो रहा है वो रोका जाए, इनहिबिट किया जाए, रोक दिया जाए।
तो दोनों केसेस में हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करते हैं, स्टॉप्स पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन रिलीज। तो मतलब यहां पर दो एक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। तो उसमें उसमें दो तरीके हो सकते हैं कि या तो वो रिलीज करवा रहा है पिट्यूटरी के और हार्मोन्स को, वो वाला हार्मोन, या फिर तो वो पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टॉप कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। इन दोनों का मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है सबसे बड़े यहाँ रिलीजिंग हार्मोन का मैं दे देता हूँ। इसको कहते हैं GnRH। थोड़ा सा इसको डिटेल में करना होगा तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी जो आपको बताऊंगा उससे आप ज्यादा और अच्छे से समझ जाओगे। मैंने बताया था एक रिलीजिंग हार्मोन जिसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है पिट्यूटरी को, ये मैसेज सेंड करता है, ये सिग्नल सेंड करता है कि आप गोनाडोट्रोफिन जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है वो और रिलीज करिए। और गोनाडोट्रोफिन का दो मैं बता देता हूं कौन कौन से हार्मोन्स को हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन, LH और FSH। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स जो है हमारे, ये हमारे एक्चुअली गोनाडोट्रोफिन कहलाते हैं। तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पिट्यूटरी को ये मैसेज सेंड करता है कि LH और FSH का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाए, सिक्रीशन स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, वो ये मैसेज रिलीज करता है कि किसी ना किसी पिट्यूटरी के हार्मोन को घटा दिया जाए या रोक दिया जाए, सोमैटोस्टैटिन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये हार्मोन पिट्यूटरी को ये मैसेज सेंड करता है कि पिट्यूटरी हमारा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ये स्टॉप कर दे, स्टॉप्स ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी। क्योंकि हम लोगों ने अभी पिट्यूटरी पढ़ा नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे वो एक रेंज ऑफ नंबर ऑफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसमें से आपके आते हैं गोनाडोट्रोफिन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और दो तीन और हार्मोन्स रहते हैं। मैं आपको अभी अच्छे से हम लोग पिट्यूटरी करेंगे तो ये डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है। एक का ये फंक्शन है कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो GnRH है हमारा, ये हमारे पिट्यूटरी को ये मैसेज सेंड करता है कि गोनाडोट्रोफिन का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाए। वहीं पर सोमैटोस्टैटिन पिट्यूटरी को ये मैसेज सेंड करता है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी से कम कर दिया जाए। तो ये दोनों हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमारे इतने हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारा जो पिट्यूटरी है और हमारा हाइपोथैलेमस ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे है, उसके लिए एक डायग्राम की आवश्यकता होगी। मैं उस डायग्राम को आपको बना करके दिखाता हूं पहले। ओके, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और ये है आपका पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी। अब इस पिट्यूटरी में आप देख रहे होंगे कि दो लोब मैंने बनाए हैं। ठीक है, इसमें जो आगे वाला है इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो पीछे वाला लोब बनाया है इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है,
एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों अलग अलग साइड है और दोनों अलग अलग हॉर्मोन्स भी रिलीज करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेसिकली ह्यूमंस में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सिक्रीट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के बहुत सारे जो हार्मोन्स मैंने आपको पहले ही बताया है अभी, एमएसएच, एफएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सब एंटीरियर पिट्यूटरी करता है। और ये दोनों हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड किस तरीके से होते हैं, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। याद कर लेना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। क्योंकि कई बार दिखता नहीं है इसलिए मैं बोल के भी लिख रहा हूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। वेयरएज जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड हाइपोथैलेमस से नहीं होता है, ये एक यहाँ पर पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मान लीजिए कि ये आपका हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है और ये यहाँ पर इसका टर्मिनल एंड हो रहा है, ये एक सिस्टम होता है, पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं हम, जो कि इसको लिंक करता है इसके अंदर। मतलब एक समझो कि एक टनल्स का एक पाथ ऑफ टनल्स है जो कि डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो रहा है। इस वाले में तो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है सीधे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, पर यहाँ पर ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एंटीरियर पिट्यूटरी की केस में यहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है और आगे एक नेटवर्क, एक चैनल ऑफ टनल्स है जो कि आपको सारा यहाँ से जो रिलीजिंग हार्मोन वगैरह है सब रिलीज करते हैं, इधर ही रिलीज करते हैं थ्रू दिस सिस्टम, और इस सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो भी फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। वेयर एज जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड with the hypothalamus but it is connected with the help of a portal circulatory system। और ये portal circulatory system आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक नेटवर्क ऑफ चैनल, मतलब एक टनल का बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है। आप एक बार एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इतना हो गया हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पहुंचने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर। हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग को बस इतना ही जानना था, हमारे बुक में इतना ही दिया हुआ है, और इसके बाद हम डायरेक्टली विल मूव ऑन टू आवर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और किस तरह से होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, किस तरह से एनाटॉमिकली डिवाइड कर करके हम लोगों ने पढ़ना है इसको, वो भी हम लोग देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि पिट्यूटरी होता कहां है लोकेटेड। जैसे कि मैंने आपको हाइपोथैलेमस के केस में बताया था, तो ये इसका लोकेशन होता है, इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टोसिका। ये बोनी कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है ना, और ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में ही दिखाया था कि एक स्टॉक के थ्रू अटैच्ड होता है, और एक बोनी कैविटी के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं, वो बोनी कैविटी का नाम है सेला टोसिका, ठीक है ना, अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस with a stalk, with the help of a stalk। अटैच्ड होता है ये हाइपोथैलेमस से विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, और लोकेटेड होता है, मतलब एक बोनी कैविटी होती है जो अटैच्ड रहती है हाइपोथैलेमस से,
और उसी के अंदर लोकेटेड रहता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। उस बोनी कैविटी को हम कहते हैं स्टेला टर्सिका। अब हम लोग पिट्यूटरी को रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए एनाटॉमिकली उसको स्ट्रक्चरली मतलब दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू नंबर 1 अडीनो हाइपोफाइसिस और नंबर 2 न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये हम लोग एनाटॉमिकली दो पार्ट में डिवाइड कर करके पिट्यूटरी को हम लोग देखेंगे। एक है आपका जो पार्ट है एनाटॉमिकली डिवाइड कर करके, एक है हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस और एक है हमारा जो है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एक चीज हमको याद रखनी है यहाँ पर कि इस एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। इसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिख लिया जाए। पार्स डिस्टैलिस एक इसका पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस का, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है हमारा पार्स इंटरमीडिया। ये हमारे दो पार्ट हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूरो हाइपोफाइसिस को बेसिकली हम लोग पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, और या फिर तो इसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। जो हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस है इट इज ऑल्सो कॉल्ड हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसा कि मैंने आपको वो डायग्राम में दिखाया था, पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी। और हमारा जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये, इसमें जो पार्स डिस्टैलिस है इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस है इसके अंदर जो पार्स डिस्टैलिस है इसको हम लोग कहते हैं, पार्स डिस्टैलिस जो है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। आपको पूछा जाए तो आपको ये पार्स इंटरमीडिया लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना है कि पार्स इंटरमीडिया को हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस को एज अ होल हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। बिकॉज इसमें से दो पार्ट होते हैं और उसके सिर्फ एक ही पार्ट को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि है हमारा पार्स डिस्टैलिस एंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक ही पार्ट होता है पार्स नर्वोसा, और न्यूरो हाइपोफाइसिस का पूरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो इसके स्ट्रक्चर की बात। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि ह्यूमंस के अंदर ये दोनों जो है पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड रहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहां पे ये भी लिख देता हूं मैं, इन ह्यूमंस पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया are almost submerged, और ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड हम कह सकते हैं उसको। देखिए ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको हर पॉइंट करके बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली ये सब भी पूछा जा सकता है कि विच टू पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी आर ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड इन ह्यूमंस, और वहां आपको दे देगा पार्स नर्वोसा, एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया एंड करके दे देगा। तो आप डायरेक्टली ये सब याद रखोगे कि पार्स डिस्टैलिस जो एडिनो हाइपोफाइसिस का दोनों पार्ट है ऑलमोस्ट ह्यूमंस के अंदर दोनों सबमर्ज्ड रहता है, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया पार्स डिस्टैलिस और हमारे एनाटॉमिकली फीचर्स जो है हमारे पिट्यूटरी के हो गए। अब हम देखते हैं कि इनकी सिक्रीशंस क्या क्या होती हैं, कौन सा पार्ट क्या सिक्रीट करता है, ओके। इतना अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि जो अलग अलग पार्ट हैं हमारे पिट्यूटरी के, अलग अलग पार्ट के हमारे अलग अलग सिक्रीशन होता है। जैसे पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, इसको मैं बहुत ही क्लियर लिखने वाला हूं और अच्छे से डालने वाला हूं मैं कि कौन सा सिक्रीट करता है, सो दैट आप एक बार में डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर करके आगे के लिए भी रिमेम्बर कर सको इसे नर्वोसा, ठीक है। एक लाइन बना दी,
पार्स डिस्टालिस बेसिकली जितने भी हम पिट्यूटरी हार्मोन्स जानते हैं, जैसे कि जितने हमने अभी पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रोथ हार्मोन, ये इसको फुल ही लिखा जाए, ग्रोथ हार्मोन, इसके बाद मैं हार्मोन नहीं लिखूंगा, एच कर दूंगा, प्रोलैक्टिन, PRL इसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे, और हमारा ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH जिसको कहते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, और हमारा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने आपको बताया वो पहले, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हो गया, ठीक है ना। और जो हमारा एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब हमारा जो ये सब जो हमारे सिक्रीशंस हैं, ये सारे सिक्रीशंस होते हैं पार्स डिस्टालिस के पास। पार्स डिस्टालिस सिक्रीट करते हैं ये सारे हार्मोन्स, याद रखना है आपको, GH, PRL, TSH, ACTH, FSH और LH। ये तो शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, लेकिन अगर इसको फुल फॉर्म देखें तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स हमारे पार्स डिस्टालिस के साइड से सिक्रीट होते हैं हमारे। इसके बाद हमारा है पार्स इंटरमीडिया, जो कि सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि है MSH या फिर तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो हमारा पार्स नर्वोसा है, ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये रिलीज करता है, ये तीनों। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का शुरुआत से एक बार रिकैप देख लेते हैं कि एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis has two parts, pars intermedia and pars distalis. Pars distalis is also known as anterior pituitary, और जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा एंड दैट इज ऑल्सो द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये तीनों पार्ट जो है ये अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हाउएवर ये दोनों जो हैं ये ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड होते हैं ह्यूमंस के अंदर। इन ह्यूमंस बोथ ऑफ देम में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है, अलग अलग नहीं रहता है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे में सबमर्ज्ड रहते हैं। अलग अलग इनकी सिक्रेशन होती है हार्मोन्स की। नंबर एक है हमारा पार्स नर्वोसा में ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। पार्स डिस्टालिस के अंदर ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और पार्स इंटरमीडिएट सिर्फ एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे इन सब एक एक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, किस किस तरह से। बहुत ही सिंपली हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपली हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। नोट्स की अगर आप लोगों को जरूरत है आप कमेंट में जरूर बताना कि नोट्स की जरूरत है कि नहीं। मैंने डाला था पिछली बार तो नोट्स, पर मेरे को ऐसा लगा नहीं कि बहुत उसमें डाउनलोड्स वगैरह आए हैं, तो इसलिए अब ये आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में प्लीज लिखना। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या मतलब है। ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली वो हार्मोन है जो कि हमारे ग्रोथ में, बॉडी के ग्रोथ में नेसेसरी होगा। और वो जो हार्मोन्स हैं बेसिकली जब हम लोग यंग टुवर्ड्स हमारे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते होते हैं, यंग से मतलब इन्फेंट से यंग होते जाते हैं, तब ये इसका रिलीज ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसका काम क्या है कि हमारी बॉडी का सही से ग्रोथ हो, हमारे बोन्स लंबे हों,
सही तरीके से ग्रोथ हो चारों तरफ, अच्छे तरीके से हम लोग एक मैच्योर बॉडीली मैच्योर हम लोग हों, उसका इसका रोल है, ग्रोथ हार्मोन्स का रोल है। तो इसका एक दो इम्पैक्ट भी है कि इसका जब ओवर सिक्रीशन हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन्स का बहुत ज्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाता है, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि सोमैटोस्टैटिन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को स्टॉप करता है। तो अगर मान लो कहीं पर सोमैटोस्टैटिन का रिलीज हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पाया सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से, तो हमारा ओवर सिक्रीशन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। और ओवर सिक्रीशन हो जाता है जब ग्रोथ हार्मोन का, तो सिवियर डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी देखने को हमको मिलती है। ओवर सिक्रीशन के केस में बॉडी बहुत अलग तरीके से, आपने कहीं देखा होगा या शायद नहीं भी देखा होगा, नहीं तो आप एक बार गूगल कर करके इमेज सर्च मार लेना कि सेवियर डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, आपको पक्का दिख जाएगा बहुत अच्छा तरीके से कि किस तरह की बॉडी हो जाती है। उस केस में डेथ भी हो जाती है कई केस में, सीवियर केसेस में, और बॉडी की बहुत ही डिसफिगरमेंट होती है, फेस की भी बहुत डिसफिगरमेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फेस डिसफिगरमेंट को, जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोमेगली। पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से अंडर सिक्रीशन अगर हो जाएगी आपकी ग्रोथ हार्मोन की, अगर ये उतने अच्छे से नहीं सिक्रीट हो पा रहा है, उतने अमाउंट में नहीं सिक्रीट हो पा रहा है, या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसकी अंडर सिक्रीशन जा रही है, तो क्या होता है, डॉर्फिज्म हो जाता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई, उसी को तो डॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स का तो इतना ही है, बस इतना ही है कि ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन कैन कॉज सीवियर डिसफिगरमेंट ऑफ द बॉडी, स्पेशली फेस, और फेशियल डिसफिगरमेंट को हम लोग एक्रोमेगली कहते हैं। इसके बाद अंडर सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन्स का हम लोग देखें तो उसको हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा डॉर्फिज्म इसके कारण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सेकंड, मैं क्योंकि उसमें ज्यादा पॉइंट है नहीं इसलिए यहां पर मैं डाल देता हूं प्रोलैक्टिन। तो दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ mammary glands. Why? How is what is the function of the prolactin? Prolactin जो हार्मोन हमारा पास डिस्टालिस से रिलीज हो रहा है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, उसका क्या एक फंक्शन है कि वो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड में हेल्प करता है और फॉर्मेशन of milk mammary glands। प्रोलैक्टिन का ये फंक्शन है कि वो मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करता है एज सून, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर है वो, तो हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी पार्ट 2 का, तो हम लोग उसमें और इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है कैसे, और उसके अंदर कैसे मिल्क स्टोर होता है, बिकॉज इन्फेंट बेसिकली फीड ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स, जो कि जस्ट बॉर्न बेबीज होते हैं वो दे फीड ऑन मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब मिल्क इजेक्टेड थ्रू द मेमोरी ग्लैंड, ओके। तो प्रोलैक्टिन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड में हेल्प करता है। थर्ड हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको कर लो आप, क्योंकि पिट्यूटरी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं एक साथ ही, तो थोड़ा लेंदी तो हो जाता है, लेकिन टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बेसिकली ये फंक्शन होता है कि वो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स। हम लोग अभी थायराइड ग्लैंड भी पढ़ेंगे, जो कि टोटल ओवरऑल फिजियोलॉजी में थायराइड ग्लैंड्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। हमारे जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बेसिकली मैसेज सेंड करता है थायराइड ग्लैंड को कि थायराइड हार्मोन्स का अच्छे से रिलीज होए,
तो ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इसके बाद जो है हमारा वो है हमारा गोनाडोट्रोफिन्स LH एंड FSH। सिंस दे आर गोनाडोट्रोफिन्स, इनको गोनाडोट्रोफिन्स हम कहते हैं। ये सिंस दे आर गोनाडोट्रोफिन्स फॉर मेल एंड फीमेल दे आर बोथ गोइंग टू हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो मेल के केस में इनका क्या फंक्शन होता है एंड व्हाट इज इन द केस ऑफ फीमेल, मैं दोनों आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा LH है ये स्टिमुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ LH जो है दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस। और जो दूसरा इसका फंक्शन है, दूसरा ये मैंने लिखा है LH के बारे में, LH के बारे में। और FSH का क्या फंक्शन है इन मेल्स? इन मेल्स ये फंक्शन है FSH का कि एंड्रोजन और FSH मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH है हमारा, उसका क्या फंक्शन है कि स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस भी हम पढ़ेंगे, इट्स आल्सो इनटू इन एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन पार्ट है इसका। और जो हमारा ये एंड्रोजेंस जो है सिक्रीट होते हैं थ्रू द गोनाड्स, ओके। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे रिलीज कैसे होते हैं ये सब, तो हम जान लेंगे कैसे इनका क्या फंक्शन है और अच्छे से डिटेल में। ये एंड्रोजन और FSH मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं बॉडी में, मेल बॉडी के अंदर। इसी तरीके से जो फीमेल के अंदर है वो अलग अलग है, इनका एक बहुत ही अलग रोल होगा फीमेल के अंदर। तो इनका ये रोल रहता है कि ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं। LH का अगर केस में देखें तो देखिए ना, जो सिंपलेस्ट पॉइंट है वो इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर, जो हमारे मान लीजिए कि फुली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है। अब जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो आप पढ़ेंगे कि हाँ वो जो फॉलिकल है वो एक स्टेज में स्टेज बाय स्टेज चलता होता है और फाइनली एक मैच्योर फॉर्म में आ जाता है ग्राफियन फॉलिकल, जहां पर रप्चर होकर करके ओव्यूलेशन हो जाता है और जो एग्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल है दैट टर्न्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। आगे हम लोग उसको देखेंगे। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। और इसका जो सेकंड पार्ट है FSH, तो मेल में और फीमेल में तो मैंने आपको बताया कि गोनाडोट्रोफिन का अलग अलग रोल होगा क्योंकि दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। इसके अलावा जो ये है वो है स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अब इसको डिट्टो बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका होने वाला है गोनाडोट्रोफिन का मेल के अंदर रोल। और अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अलग अलग तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। FSH का रोल आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एक पॉइंट मैं इसमें और लिख देता हूं इसमें कि ये मेंटेन्स कॉर्पस, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका या फिर तो आप नोट डाउन कर लो। और अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोन के बारे में वो है हमारा MSH, जो कि मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन, जो कि बहुत ही सिंपल है। एक लाइन का स्टेटमेंट है उसके अंदर कि जो इट एक्ट्स ऑन दोज सेल्स विच कंटेन मेलानोसाइट्स विच कंटेन्स मेलानिन। मेलानोसाइट उन सेल को कहते हैं जो कि मेलानिन कंटेन करते हैं। और ये जो हमारा MSH है, अगर ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको बताता हूं।
act on melanin containing cells and regulate pigmentation। मतलब बॉडी के अंदर हमारे जो पिगमेंटेशन, कई जगह पर पिगमेंट्स होते हैं, मोल होते हैं, ये सब कुछ जो रेगुलेट करता है, ये सब, इन सब का भी कुछ फंक्शन है ही। आप समझ रहे होंगे कि फंक्शन होगा, धीरे धीरे हम लोग सब समझेंगे। तो एमएसए जो है वो मेलानोसाइट के ऊपर एक्ट करता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। बॉडी में पिगमेंटेशन जहां जहां होती है वो सब इज बाय द एक्शन ऑफ द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके बाद जो हमारे को बस पिट्यूटरी का लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है, जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, मैं साइड बाय साइड उन दोनों को डील कर दूंगा। जो कि हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और इसमें एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। एक चीज आप याद रखना वैसोप्रेसिन के बारे में कि ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है वाटर का। व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ऑफ टू मच लॉस ऑफ वाटर, जहां पर ऐसी सिचुएशन रहती है जहां पर देयर इज टू मच लॉस ऑफ वाटर, तो ये बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है वाटर का, और इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो है कि इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन। यस, एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी एंड स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन। और इसके दो एग्जाम्पल आप याद रखना कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, जब भी चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता रहता है, जब चाइल्ड बर्थ होता रहता है, तो उसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। ये स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करके उनका कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर बढ़ा देता है, और मतलब और विगरस कॉन्ट्रैक्शंस कर ले आता है। तो चाइल्ड बर्थ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है कि चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, और एक और है इसका जो एग्जाम्पल है, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स इज ऑल्सो ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। जो इनके दो फंक्शंस आपको याद रखने हैं, वो ये याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस को मतलब जो यूटेरस है उसको, उसके अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन लाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और जो दूसरा है वो है कि मिल्क इंजेक्शन जो होता है, जो क्योंकि बच्चे जो है आपको बताया कि जस्ट बॉर्न बेबीज बेसिकली फॉर अ नंबर ऑफ डेज अंटिल 5-6 months दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मिल्क स्टोर्ड इन द मेमरी ग्लैंड। तो वो मिल्क इंजेक्शन जो है उस प्रोसेस को भी और स्मूथ करने के लिए हमारा जो रोल है वो ऑक्सीटोसिन का ही रोल है कि वो इजेक्ट कराता है मेमरी ग्लैंड से मिल्क को। ठीक है, जो दूसरा है हमारा वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, मैंने आपको बता ही दिया कि वो एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर से लॉस ऑफ वाटर को कम करता है, वाटर को लॉस होने से, डिहाइड्रेशन कॉज होने से बचाता है बॉडी को। ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद ये है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो आपको लिखना बहुत जरूरी है कि इट
stimulates reabsorption of water एंड ये तो मैंने बोल दिया था ऐसे, लेकिन आप लिखने के लिए भी ये लिख लो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड मैंने यूज नहीं किया था। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रीअब्जॉर्प्शन है इसको स्टिमुलेट करता है और कुल मिलाकर के ये ऐसा हो जाता है ना, ऐसा कंडीशन क्रिएट करता है जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर से एक्सेस वाटर लॉस ना हो। अगर वैसोप्रेसिन का हमारा रिलीज कम हो जाता है तो बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, बहुत जल्दी लॉस ऑफ वाटर हो जाती है। और एक डिजीज कंडीशन भी है, इन इट्स एब्सेंस डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस नहीं, डायबिटीज मेलिटस नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो कॉज होता है, डायबिटीज इंसिपिडस कॉज होता है वेयर इज देयर इज लॉस ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस इंसिपिडस इज कॉज्ड where there is loss of body water या बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो जो 4 पॉइंट हमने लिखे हैं वैसोप्रेसिन के अंदर वो याद रखना है आपको कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन? बिकॉज it stimulates the process of reabsorption of water and electrolytes in our body। तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कॉज नहीं होने देता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब करके रखता है बॉडी के अंदर। दूसरा है, एक और पॉइंट है कि इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिख लेना भी चाहिए। मैं तो आपको यही कहता हूँ, ये चाहता हूँ कि आप डायबिटीज इंसिपिडस से ही याद रखो वैसोप्रेसिन को। बाकी सारे पॉइंट बहुत इजी हैं, पर डायबिटीज मेलिटस भी होता है और इंसिपिडस भी होता है और इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी बंदा। इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस से आप इसको याद रखना कि अगर लैक ऑफ सिक्रीशन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन कॉजेस डिहाइड्रेशन, बहुत सारे ऐसे टाइप की चीज लिखी रहती है विच कंडीशन, तो हमें हमेशा डायबिटीज इंसिपिडस लिखना है। डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बॉडी वैसोप्रेसिन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है तो बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगी, लॉस ऑफ वाटर बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का जो हमने पढ़ लिया कि इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर उन पे ये एक्ट करता है और विगरस कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर लाता है, जिसके थ्रू जो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉसिबल हो पाती है वो है कि चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यूटेरस का विगरस कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है टू इजेक्ट द बेबी आउटसाइड द यूटेरस, बहुत जरूरी रहता है ना। तो वहां पर ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा रोल जो है वो है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, इसमें भी ऑक्सीटोसिन का रोल है। याद रख लो, आप स्टार बना देता हूँ, ये सब फंक्शंस याद रखना, इसको याद रखना। इतना अगर समझ लोगे तो मेरे को नहीं लगता है कि जिससे कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमने कर लिया है अभी। इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू द पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन्स, और उसके बाद हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स वगैरह पढ़ेंगे। और ये चैप्टर मेरे को लगता है 2 और वीडियोस में इजीली फिनिश हो जाएगा, 20-25 मिनट्स की वीडियोस में। सो इन द एंड आई वुड से कि थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। अच्छे से अगर आप समझ रहे हो तो मेरे को बहुत दिल से खुशी फील होगी कि अगर आप अच्छे से इसको समझ रहे हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे with all the other hormones, all the other endocrine glands. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe the channel. Okay.